आज हम लोग इस वीडियो में पार्ट 8 पढ़ेंगे, ठीक है। यानी 8वां पार्ट जो है हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये जो है इसके पहले हम लोग पार्ट 7 तक पूरा जो कंप्लीट कर चुके थे और ये आपका 8वां पार्ट जो है हम लोग प्रारंभ करेंगे। और कल जो है यानी आज आपका 12 तारीख हो गया, ठीक है। कल जो है वो आपका टेस्ट होगा, इस सीरीज का जो है कल आपका टेस्ट होगा, ठीक है। चलिए हम लोग आरंभ करते हैं वीडियो का। सबसे पहले क्वेश्चन है, अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था। कल हम आपको अशोक के बारे में बताए थे इसके पहले वाला वीडियो में कि अशोक जो थे वो मौर्य वंश से थे। किस वंश के शासक थे? मौर्य वंश के शासक थे, ठीक है। उसके बाद अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था। कलिंग का युद्ध, अशोक जब कलिंग का युद्ध लड़े थे, कब लड़े थे? तो 261 ईसा पूर्व में, ठीक है। और इस कलिंग युद्ध को जीतते हैं, यानी अशोक जो है कलिंग युद्ध को जीत जाते हैं। जीतने के बाद जो है वह उनका धर्म जो है वह परिवर्तन होता है और बाद में वह धम्म की शुरुआत करते हैं। किसकी शुरुआत करते हैं? धम्म की शुरुआत करते हैं। धम्म क्या होता है? तो धम्म जो एक नियमों का समूह होता है। क्या होता है? नियमों का समूह होता है, ठीक है। और इसके प्रचार के लिए धम्म महामात्र की नियुक्ति करते हैं। धम्म महामात्र से अधिकारियों की वह नियुक्ति करते हैं, ठीक है। धम्म महामात्रों की नियुक्ति, ठीक है। तो सबसे पहले बताएं, अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का। कलिंग का युद्ध जब किसने लड़ा था? तो अशोक ने। कब? 261 ईसा पूर्व। इसका वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो 13वां अभिलेख में मिलता है। 13वां अभिलेख या शिलालेख, ठीक है। शिलालेख भी आप कहिएगा, शिलालेख, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद से कि धम्म की शुरुआत किस शासक ने किया था? तो अशोक ने किया था। धम्म महामात्रों की नियुक्ति किसने किया था? अशोक ने। धम्म महामात्रों की नियुक्ति क्यों किया था? तो धम्म के प्रचार प्रसार के लिए, ठीक है। इतना बताए थे। तो आज हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं कि अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था। यानी अशोक कहने का अर्थ है कि जो अशोक जो था, अशोक किस धर्म को मानता था? अशोक जो वह किस धर्म को मानता था? तो अशोक जो है वह बौद्ध धर्म को मानता था। किस धर्म को? बौद्ध धर्म को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है वह बौद्ध धर्म, इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म, ठीक है। एक और चीज़ आपको बता दें कि अशोक जो है, अशोक द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार अन्य देशों में किया गया, परंतु ब्रिटेन में, कहाँ? ब्रिटेन में जो वह प्रचलित नहीं हुआ। कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? ब्रिटेन में प्रचलित नहीं हुआ, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट आप याद रखिएगा। तो अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? बौद्ध धर्म था, ठीक है। कहाँ पे यह प्रचलित नहीं हुआ? तो ब्रिटेन में प्रचलित नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? आपको बताए थे कि अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? तो ब्रिटेन में। कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 2 का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं मौर्य वंश का शासक संस्थापक कौन था, ठीक है। अच्छा, मौर्य वंश के शासक में याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो ऐसे जो है आप याद रखिएगा। फिर आपका बिंदुसार, कौन? बिंदुसार। उसके बाद से फिर अशोक। तो अशोक किस वंश का था? तो मौर्य वंश का था। हम लोग देखे किस धर्म को मानता था? तो बौद्ध धर्म को। कौन सा धर्म को? बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म का प्रचलन कहाँ नहीं हुआ? तो ब्रिटेन में नहीं हुआ था। कहाँ नहीं हुआ था? ब्रिटेन में नहीं हुआ था। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक यानी जो प्रथम शासक होते हैं, याद रखिएगा कि जो प्रथम शासक होते हैं, प्रथम शासक होते हैं वहीं प्रायः
संस्थापक कहे जाते हैं। ठीक है, तो बताइए मौर्य वंश के प्रथम शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो संस्थापक कौन कहलाएगा? तो चंद्रगुप्त मौर्य ही ना संस्थापक कहलाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। या फिर कहेगा कि मौर्य वंश का संस्थापक, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो आप कहिएगा चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए। महाजनपदों की संख्या कितनी है? किसकी? महाजनपद। तो महाजनपदों की जो संख्या थी वह 16 थी। कितनी? 16। अगर सबसे शक्तिशाली महाजनपद, सबसे शक्तिशाली महाजनपद पूछेगा तो आप याद रखिएगा मगध। कौन सा? मगध। मगध जो है वह महाजनपद सबसे शक्तिशाली है। तो महाजनपद की संख्या 16 ऑप्शन नंबर ए। ये जो 18 है ना, ये पुराण होता है, या फिर कह सकते हैं कि महाभारत में जो पर्व होते हैं वह कितने होते हैं? 18। पुराण कितने होते हैं? 18। 8 जो है विवाह के प्रकार है। मनुस्मृति में ऐसे विवाह के प्रकार। 4 जो है वह वेदों की संख्या है, वेदों की संख्या। लेकिन 16 जो है ना महाजनपद की संख्या है, महाजनपद। तो महाजनपद की संख्या कितनी होती है? 16 होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इतिहास के 5 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं अब यहाँ पे हम लोग हिंदी विषय का हम लोग 5 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए कह रहा है कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ युद्ध था? ठीक है, तो ये जो है ना उसने कहा था कहानी से क्वेश्चन दिया गया है, जहाँ पे लहना सिंह, कौन? लहना सिंह प्रथम विश्व युद्ध के समय, ठीक है, लहना सिंह प्रथम विश्व युद्ध के समय जो है लड़ाई के लिए, ठीक है, लड़ाई के लिए गया था। ठीक है, तो लहना सिंह प्रथम विश्व युद्ध के समय लड़ाई के लिए गया था। और लहना सिंह यानी उस समय की बात करें तो भारत देश क्या था? भारत जो था गुलाम था। क्या था? गुलाम था। तो गुलाम था तो हम लोग इंग्लैंड की ओर से लड़ने गए थे। कहाँ? इंग्लैंड की ओर से लड़ने गए थे। तो इंग्लैंड जो था वो मित्र राष्ट्र में था। किस राष्ट्र में था? मित्र राष्ट्र में था। तो इंग्लैंड का दुश्मन कौन था? तो इंग्लैंड का दुश्मन जो था वो कौन था? तो जर्मनी था। कौन था? जर्मनी था। ठीक है, तो जर्मनी था दुश्मन। तो जो भारतीय जो लहना सिंह ये सब जो भी सिपाही थे वह सब इंग्लैंड की ओर से लड़ने गए थे। तो इंग्लैंड का दुश्मन जर्मनी, तो फिर इन लोगों का दुश्मन कौन होगा? जर्मनी ही ना होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जर्मनी हो जाएगा। ठीक है, तो भारतीय सिपाहियों का जो किसके साथ युद्ध था? तो जर्मनी वालों के साथ युद्ध था। ठीक है, आपको बताए थे युद्ध हुआ था तो इसमें 63 जो जर्मन सेना है, 63 जर्मन सेना मारे गए थे। ठीक है, तो यहाँ से भी 63 जर्मन सेना मारे गए थे। तो जर्मन सेना मारे गए थे यानी कहने का इनका दुश्मन कौन था? तो जर्मनी था। अगला क्वेश्चन है कि सिख राइफल्स के जमादार, आपको बताए थे लहना सिंह किस पद पर था? तो लहना सिंह बताओ किस पद पर था? तो जमादार के पद पर था। किस पद पर था? जमादार। तो जमादार जो लहना सिंह था उसका सिख राइफल्स नंबर कितना था? तो 77। कितना? 77। ठीक है, तो याद रखिएगा 77। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 77। अच्छा, हजारा सिंह किस पद पर था? हजारा सिंह, तो हजारा सिंह किस पद पर था? तो सूबेदार के पद पर था। किस पद पर? सूबेदार के पद पर था। ठीक है, हजारा सिंह किस पद पर था? सूबेदार के पद पर था। अच्छा, क्वेश्चन पूछेगा कि पलटन का विदूषक कौन था? तो पलटन का विदूषक कौन था? तो वजीरा सिंह। कौन था? वजीरा सिंह। सूबेदारनी या फिर लड़की के मामा का नाम क्या था? मामा का नाम तो अत्तर सिंह। क्या था? अत्तर
सिंह, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर कितना था? तो 77 नंबर था। कितना? 77 नंबर था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए लहना सिंह किस पद पर था? तो अभी आपको बताया कि उसका लहना सिंह का पद क्या था। तो लहना सिंह जो था वह जमादार के पद पर था। किस पद पर था? जमादार के पद पर था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सूबेदार के पद पर कौन था? तो हजारा सिंह। कौन था? हजारा सिंह। अच्छा, हजारा सिंह की पत्नी को सूबेदारनी कहा गया। क्या कहा गया? सूबेदारनी। तो ऐसे सूबेदारनी कहा गया तो इसके पति सूबेदार ना होंगे, तो इसको याद रखिएगा। बाकी जमादार कहेगा तो क्या हो जाएगा? लहना सिंह। कौन? लहना सिंह। और इसका सिख राइफल्स अगर कहेगा कि राइफल्स एंड सिख राइफल्स नंबर कितना था? तो 77 था। कितना था? 77 था। ठीक है, तो 3 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जमादार के पद। 4 नंबर क्वेश्चन है कि लहना सिंह कितने वर्ष की उम्र में अपने मामा के यहाँ आया हुआ था? ठीक है, तो उसके मामा का जो घर था अमृतसर के गुरु बाजार में। कहाँ? अमृतसर के गुरु बाजार में था। तो लहना सिंह के मामा के घर कहाँ था? अमृतसर के गुरु बाजार में था। तो वह किस वर्ष की उम्र में आया था? तो 12 वर्ष की उम्र में। कितने? 12 वर्ष के उम्र में। और जो लड़की थी वो भी अपने मामा के यहाँ आई थी। कहाँ आई थी? वो भी अपने मामा के यहाँ आई हुई थी। कितने वर्ष की उम्र में? तो 8 वर्ष की उम्र में। कितने? 8 वर्ष के उम्र में वो आई थी। ठीक है, तो 4 नंबर का क्या आ जाएगा? 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी जो है वह राइट आंसर हो जाएगा, 12 वर्ष। देखो अगला क्वेश्चन है कि लड़की से बार बार, देखो एक यहाँ पे शब्द दे रहा है बार बार, कौन सा प्रश्न पूछता था? वैसे ये जो आप देख रहे हैं तीनों, ये तीनों प्रश्न पूछता था, लेकिन वो बार बार कौन सा प्रश्न पूछता था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा कि बार बार कौन सा प्रश्न पूछता था। जब वो मिलता था तो वह सिर्फ एक ही प्रश्न पूछता था बार बार कि तेरी कुड़माई हो गई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है वह सी हो जाएगा, तेरी कुड़माई हो गई, तेरी कुड़माई हो गई। ठीक है, चलिए तो हिंदी का 5 हुआ। अभी हम लोग ज्योग्राफी यानी भूगोल के 5 विषय को हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए तो कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है? तो आपको बताए थे मानव विकास कहने का जिस देश का या फिर जिस राज्य का शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर संसाधनों तक पहुँच ये सबका जो दर है ना, प्रतिशत, वह क्या हो? ऊंचा हो। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है? तो नॉर्वे है। कौन है? नॉर्वे। यानी सबसे अधिक जो आप कहिएगा सबसे अधिक जो है मानव विकास वाला जो देश है वो कौन है? नॉर्वे है। अगर राज्य का होता है किस राज्य का मानव विकास सूचकांक मूल्य अधिक है? तो केरल का। किसका? केरल। अगर भारत की राज्य की बात करते हैं तो केरल, लेकिन यहाँ पे विश्व में देश की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? नॉर्वे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम, यानी यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, इस चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि मतलब इस चारों ऑप्शन में क्या होता है तो मानव का विकास माना जाता है। ठीक है ना, मानव विकास का एक संकेत देता है। तो मानव विकास का संकेत जो है वह कौन सा एक ऑप्शन इसमें से देता है? तो गुण में जो है वह धनात्मक परिवर्तन। ठीक है ना, गुण में धनात्मक परिवर्तन। तो निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का सर्वोत्तम संकेतक है? गुण में धनात्मक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर जो है वह डी हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत की कुल साक्षरता दर, देखो मतलब भारत की कुल साक्षरता दर जब पूछेगा, कुल साक्षरता दर, तो आप कहिएगा 74.04%। कितना? 74.04%। अगर स्त्री साक्षरता दर, अगर स्त्री साक्षरता दर कहेगा तब आप कहिएगा 65.46%। ठीक है, तो कुल साक्षरता दर कहने का मतलब है कि स्त्री और पुरुष दोनों मिलाकर भारत के यहाँ पे कुल टोटल बात कर रहा है। ठीक है, तो 74.04, यानी अगर 100 लोग होंगे भारत में जिसमें से 74 जो लोग होंगे लगभग वो पढ़े लिखे लोग होंगे यानी साक्षर होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे स्त्री साक्षरता दर कहने का मतलब है कि सिर्फ महिला की यहाँ पे बात किया जा रहा है, सिर्फ स्त्री की बात किया जा रहा है कि अगर भारत में अगर 100 अगर औरत होगी, महिला होगी, स्त्री होगी, जिसमें से समझो कि 65 जो औरत होगी वो क्या होगी? पढ़ी लिखी होगी लगभग। ठीक है, अगर कहेगा कि किस राज्य का, अगर अधिक की बात करेगा कि किस राज्य का साक्षरता दर अधिक है, ठीक है,
अब साक्षरता दर का है या फिर स्त्री साक्षरता दर कहेगा। वैसे ही अगर कम कहेगा साक्षरता दर अगर कम कहेगा, चाहे वह स्त्री साक्षरता दर कम कहेगा तो ध्यान रखिएगा अधिक हमेशा किसका होगा, तो केरल का होगा, ठीक है। और कम किसका होगा, तो हमेशा जो है बिहार का होगा। किसका होगा, बिहार का होगा। और कुल साक्षरता दर कहेगा तो कितना होगा, 74.04%। कितना होगा, 74.04%। तो भारत की कुल साक्षरता दर कितने प्रतिशत है, 74.04%। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए, भारत की स्त्री साक्षरता दर कितनी है। तो आपको बताया अगर कुल साक्षरता दर कहता, कुल साक्षरता दर तो 74.04%। अगर स्त्री साक्षरता दर कहता, स्त्री साक्षरता दर तो 65.46%, ठीक है। अगर यहाँ से क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ देगा कि किस राज्य का साक्षरता दर या स्त्री साक्षरता दर अधिक है, तो अगर अधिक की बात करेगा तो केरल, क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। अगर साक्षरता दर या स्त्री साक्षरता दर कम कहेगा तो किसका हो जाएगा, बिहार का हो जाएगा। तो ये सभी जवाब याद रखिएगा। तो भारत की स्त्री साक्षरता दर कितने प्रतिशत है, तो स्त्री कह रहा है तो 65.46% हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, किस राज्य की साक्षरता दर उच्चतम है। तो उच्चतम किसका है, केरल का है। उच्चतम कहने का मतलब क्या है, अधिक। अगर निम्नतम कहता, निम्नतम कहने का मतलब हुआ कम, तो यह बिहार का है। किसका है, बिहार का है, ठीक है। तो भूगोल का हम लोग का ये 5 क्वेश्चन हो गए, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अभी जो है हम लोग पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। अभी हम लोग पॉलिटिकल साइंस का अब हम लोग 5 प्रश्न देखने वाले हैं, ठीक है। यानी 5 प्रश्न जो अभी हम लोग पॉलिटिकल साइंस का देखेंगे। चलिए तो हम आरंभ करते हैं पॉलिटिकल साइंस का 5 प्रश्न। करें कि संविधान सभा में कुल कितनी सदस्य महिला थी, ठीक है। तो कुल कितनी सदस्य महिला थी, तो पहले ये आप बताइए कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। तो संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, 389। कितने, 389। अगर कहेगा इस 389 में महिला सदस्य कितना थी, महिला, तो महिला जो सदस्य थी वो मात्र 15 थी। कितनी, 15। तो संविधान सभा में, यानी संविधान सभा कहने का मतलब कि संविधान जहाँ पे लिखा जा रहा था, जिसको संविधान लिखना था, तो उस सभा में कुल 389 सदस्य थे। कितने, 389 सदस्य थे। उस 389 में महिला कितनी थी, तो 15 थी। लेकिन जब विभाजन हो जाता है, यानी भारत पाकिस्तान का बंटवारा होता है, तो विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या घटकर 299 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 299 हो जाती है। तो बताइए कुल सदस्य कितने थे, 389। महिला कितनी थी, तो 15। विभाजन होता है, पाकिस्तान जब भारत से अलग हो जाता है तो कितने घट का हो जाता है, 299। तो कम से कम बाकी सब याद हो चाहे ना संविधान सभा के सदस्य, लेकिन ये 3 गो प्रश्न जो आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तीनों प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है कि कुल सदस्य की संख्या, कुल सदस्य 389, 15 महिला सदस्य और 299 घट कर, यानी जब पाकिस्तान का निकल जाता है तो घट कर कितना हो जाता है, 299। तो बताइए संविधान सभा में कुल सदस्य महिला कितनी थी, तो 15। कितनी थी, 15। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि किस देश का संविधान सबसे पुराना है, ठीक है। किस देश का संविधान सबसे पुराना है। तो उससे पहले आप 1-2 पॉइंट आप नोट कीजिएगा। दुनिया का सबसे लंबा
संविधान। एक और पॉइंट आप नोट कीजिएगा, दुनिया का सबसे पुराना संविधान। ठीक है, अब इसका आंसर आप दीजिएगा। देखिए कह रहा है कि दुनिया का सबसे लंबा संविधान किस देश का है, तो दुनिया का सबसे जो लंबा संविधान है वो भारत का है। किसका है? भारत का है। और यह लिखित संविधान है। कैसा है? लिखित, यानी लिखा गया है। और जो दुनिया का सबसे पुराना संविधान का है तो वह ब्रिटेन का है। किसका है? ब्रिटेन का है। ठीक है। अच्छा, अगर नहीं याद होगा तो बताइए ना कि भारत पर पहले यानी पुराने समय में कौन राज करता था, तो ब्रिटेन राज करता था। तो ब्रिटेन का संविधान पुराना है। ठीक है, तो अब लेकिन ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित है। कैसा है? अलिखित है। इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा। दुनिया का सबसे लंबा संविधान भारत का, दुनिया का सबसे पुराना संविधान ब्रिटेन का। तो बताइए 2 का आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? देखिए यहाँ पे जो है ना 2 चीज़ आप समझ लीजिएगा कि अगर यहाँ पे अस्थाई कहता, क्या कहता? अस्थाई, कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तब आप कहते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? क्या कह रहा है? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो बताइए संविधान सभा के अध्यक्ष जो हमेशा के लिए कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर जब तक यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में अस्थाई न पूछे, क्या नहीं पूछे? अस्थाई नहीं पूछे, तब तक आप सच्चिदानंद सिन्हा को मत टिक लगाइएगा। अस्थाई व स्पष्ट रूप से क्वेश्चन में देगा तब आप सच्चिदानंद सिन्हा कहिएगा। लेकिन प्रथम जो अध्यक्ष थे, प्रथम वह सच्चिदानंद सिन्हा ही थे। ठीक है, प्रथम कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे, क्योंकि मतलब कहने का अर्थ भले वह हट गए थे दूसरा में, लेकिन पहले तो वहीं बने थे। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, शुरुआती का यहीं अध्यक्षता किए थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, 2-3 पॉइंट याद रखिएगा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, एक और याद रखिएगा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। तो भारत के प्रथम जो प्रधानमंत्री थे, याद रखिएगा वह कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है? प्रथम प्रधानमंत्री। तो प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन अब देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए, पॉलिटिकल साइंस का 5 क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग देखेंगे संस्कृत। अभी हम लोग संस्कृत विषय का 5 क्वेश्चन का हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए आरंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा, नया चैप्टर से क्वेश्चन है कि इसको पढ़िए, श्रेयस्करी। क्या लिखा है? श्रेयस्करी, श्रेयस्करी स्व स्थिति। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? श्रेयस्करी, श्रेयस्करी। फिर क्या पढ़ेंगे? स्व स्थिति। इसको 2 भाग में पढ़ लेंगे कि श्रेयस्करी स्व स्थिति पाठ का रचनाकार कौन है। ठीक है, तो ये आपकी किताब का दूसरा चैप्टर है, अध्याय 2 है। ठीक है, ये आपकी किताब का दूसरा चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है? तो श्रेयस्करी स्व स्थिति। ठीक है, क्या नाम है? श्रेयस्करी स्व स्थिति। इसका जो लेखक है, श्रेयस्करी स्व स्थिति का जो लेखक है, रचनाकार है,
इनके लेखक का नाम है विष्णु शर्मा। क्या नाम है? विष्णु शर्मा। ठीक है, तो श्रेयस्करी स्वस्तिति पाठ का लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। अब पूछेगा कि श्रेयस्करी स्वस्तिति पाठ संकलित कहाँ से, यानी कहाँ से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से संकलित है? तो जो संकलित है वो याद रखिएगा पंचतंत्र। कहाँ से? पंचतंत्र। ये पंचतंत्र क्या है? तो एक नीति कथा ग्रंथ है। ठीक है, तो एक बार पूरा हम लोग देखते हैं। पाठ का नाम, दूसरा अध्याय का नाम क्या है संस्कृत के? तो दूसरा अध्याय का नाम है श्रेयस्करी स्वस्तिति। क्या नाम है? श्रेयस्करी स्वस्तिति। श्रेयस्करी स्वस्तिति का लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा। यह जो श्रेयस्करी स्वस्तिति है, यह पाठ जब कहाँ से संकलित है, कहाँ से ली गई है? तो आप कहिएगा पंचतंत्र से ली गई है। कहाँ से? पंचतंत्र से ली गई है। पंचतंत्र क्या है? तो एक नीति कथा ग्रंथ है। क्या है? नीति कथा ग्रंथ है। अच्छा, पंचतंत्र का लेखक अगर पूछ देगा तो पंचतंत्र का लेखक कौन हो जाएंगे? तो वहीं विष्णु शर्मा ही हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? विष्णु शर्मा। ठीक है, तो चलिए, तो ये क्लियर हो गया होगा। तो एक बार पूरा हम लोग समझ लेते हैं। पाठ का नाम है श्रेयस्करी स्वस्तिति। इसका लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। संकलित कहाँ से? पंचतंत्र से। पंचतंत्र क्या है? तो नीति कथा ग्रंथ है। इसका लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा है। अगला क्वेश्चन है कि श्रेयस्करी स्वस्तिति यानी पाठ का नाम हो गया। क्या हो गया? अध्याय, यानी पाठ का नाम हो गया, अध्याय का नाम हो गया। कौन सा अध्याय है? तो दूसरा अध्याय है। तो श्रेयस्करी स्वस्तिति पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो आपको बताएं ग्रंथ, यानी संकलित कहेगा कि किस ग्रंथ से संकलित है? तो याद रखिएगा पंचतंत्र। कहाँ से संकलित है? पंचतंत्र। ये जो तंत्र है ना, तंत्र मतलब होता है खंड। क्या होता है? खंड। क्या होता है? खंड। अब पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा। अच्छा, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, थोड़ा सा हम लोग पंचतंत्र के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं। किसके बारे में? पंचतंत्र के बारे में। पंचतंत्र, देखिए, तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि जो पंचतंत्र है, इसमें जो तंत्र शब्द है, तंत्र, तो तंत्र मतलब होता है खंड। क्या होता है? खंड। तो पंचतंत्र या फिर पांच खंड, पंचतंत्र या पांच खंड। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछे, पंचतंत्र में कुल कितने खंड है? कुल कितने खंड है? तो पंचतंत्र में कुल कितने खंड है? तो आप कहिएगा 5। कितने? 5। तो एक उसी में खंड का नाम है लब्ध प्रणास। कौन सा? लब्ध प्रणास। तो वहीं लब्ध प्रणास खंड से जो है आपका जो है वह श्रेयस्करी स्वस्तिति पाठ लिया गया है। ठीक है, चलिए, तो दूसरा का आंसर बताइएगा कि श्रेयस्करी स्वस्तिति पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो पंचतंत्र। किस ग्रंथ से? पंचतंत्र। पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो आप याद रखिएगा विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के किस खंड से यह पाठ लिया गया है? किस खंड से पाठ लिया गया? तो लब्ध प्रणास। कौन सा? लब्ध प्रणास। पंचतंत्र में कुल कितने खंड है? तो कुल खंड कितना है? तो 5 है। कितने हैं? 5 है। उस 5 खंड में एक लब्ध प्रणास खंड है जहाँ पे नीति कथा लिखा गया, तो वहीं से जो वह ये आपका पाठ जो वह लिया गया है। ठीक है, चलिए, तो 2 का क्या हो जाएगा? तो 2 का ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पंचतंत्र नीति कथा के रचनाकार कौन है? तो आपको बताया कि पंचतंत्र नीति कथा के रचनाकार कौन है? विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा। आपकी किताब में पंचतंत्र नीति कथा से कौन सा पाठ लिया गया है? तो श्रेयस्करी स्वस्तिति। ठीक है ना, स्वस्तिति ऐसे जो पाठ है उसको लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला, तो अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पंचतंत्र नीति कथा ग्रंथ में, पंचतंत्र नीति कथा ग्रंथ में कितने खंड है? आपको बताएं कि खंड को क्या कहा गया है? तो खंड को तंत्र कहा गया। क्या कहा गया? तंत्र कहा गया है। ठीक है, तो बताइए पंचतंत्र नीति कथा ग्रंथ में कितने खंड है? तो 5 खंड है। कितने? 5। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
और इस 5 खंड में से किस खंड से यह श्रेयस्करी स्वस्थिति पाठ लिया गया है? तो कहिएगा लब्ध प्रणास। कौन सा? लब्ध प्रणास खंड से। चलिए, तो 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पंचतंत्र नीति कथा में कितने खंड है? तो 5 खंड है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि श्रेयस्करी स्वस्थिति पाठ पंचतंत्र के किस खंड से संकलित है? तो देखो, ये आपका एक खंड हुआ, दूसरा खंड हुआ, तीसरा खंड हुआ, चौथा। ठीक है, एक और जो अपरिचित खंड ऐसे करके होता है, तो 5 खंड होता है। तो जिसमें से आपका लब्ध परिणास, कौन सा? लब्ध परिणास, ऑप्शन नंबर सी, लब्ध परिणास खंड से जो है नीति कथा जो है वो आपकी किताब में श्रेयस्करी स्वस्थिति लिया गया है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा लब्ध परिणास खंड। क्या हो जाएगा? लब्ध परिणास खंड। ठीक है, तो इसमें एक याद रखिएगा, लब्ध परिणास खंड से श्रेयस्करी स्वस्थिति। इसका लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा। और ये पाठ की कौन सी विधि है? तो कथा यानी कहानी है। क्या है? कहानी है। ठीक है, आगे जो हम लोग फिर कल वाला 5 क्वेश्चन में हम लोग समझेंगे। चलिए, अभी जो हम लोग होम साइंस विषय का, किसका? होम साइंस। ठीक है, अभी जो हम लोग होम साइंस विषय का 5 क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि बिना सहारे बच्चा खड़ा हो सकता है, यानी एक नवजात शिशु जो है, नवजात शिशु किस उम्र में बिना सहारे खड़ा हो सकता है? ठीक है, तो नवजात शिशु जो है किस उम्र में बिना सहारे खड़ा हो सकता है? तो याद रखिए 9 से 12 महीना, ऑप्शन नंबर सी। यानी जब नवजात शिशु जो है 9 से 12 महीना का होता है तो बिना सहारे का वह खड़ा हो सकता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, गर्भावस्था का लक्षण क्या है? यानी जब एक माँ जो है वह गर्भवती होती है तो उसका लक्षण क्या है? तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जन्म से 3 वर्ष की आयु, यानी जन्म से 3 वर्ष की आयु तक बालक का भार कितना होता है? ठीक है, तो जन्म से 3 वर्ष की आयु तक बालक का जो भार होता है ना, वो सीधे 3 गुना हो जाता है। कितना? 3 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। कीड़ों को वस्तुओं से दूर रखने के लिए, यानी जो मतलब नहीं होता वस्तु में या कपड़ा में, किताब में कीड़ा वगैरह लग जाता है, तो कीड़ों को वस्तुओं से दूर रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करना चाहिए? तो इनमें से सभी। सूखी नीम की पत्ती भी चाहिए, नेफ्थलीन की गोली आता है उसको भी रख सकते हैं, चाहे समाचार पत्र की जो स्याही होती है, इनमें से सभी। ठीक है, इस सभी जो रखने से जो कीड़ा है ना वस्तु से दूर रहते हैं। चलिए, 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन वस्त्रों की देखभाल है? ठीक है, इनमें से कौन वस्त्रों की देखभाल है? यानी जो कपड़ा को हम लोग देखभाल करते हैं उसमें क्या होता है? तो पिन सावधानी पूर्वक उपयोग, यानी जब कपड़ा को हम लोग धोकर पसारते हैं तो उसमें जो पिन लगाते हैं, पिन वो सही से लगाना चाहिए। पहने हुए कपड़ों को अलग रखना, ये भी है। आयरन करना यानी उसको प्रेस करना, उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम लोग इंग्लिश का 5 क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है कि W.H. ऑर्डेन। ठीक है, W.H. ऑर्डेन का है तो आपके बुक का 3rd चैप्टर है। ठीक है ना, कौन सा? 3rd चैप्टर है जिसका नाम है, तो उसी में से जो है आपका जो क्वेश्चन है वो दिया गया है। ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इसमें जो है ना, वैसे इसका नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ठीक है, तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये आपके तीसरा चैप्टर का नाम है, कविता का नाम है। यहीं से क्वेश्चन आपके दिया गया है कि W.H. ऑर्डेन। तो W.H. ऑर्डेन कौन है? तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट कविता का पोएट है। W.H. ऑर्डेन ओन है। देखो, एक होता है विन मतलब होता है जीतना। क्या होता है? जीतना। ठीक है, और इसी का वर्ब टू होता है ओन मतलब होता है जीता, यानी जो पास्ट में चला जाता है। ठीक है, तो W.H. ऑर्डेन ने जीता डैश प्राइज इन 1948। यानी आप इसको ऐसे समझिए कि जो W.H. ऑर्डेन 1948 में डैश प्राइज मतलब होता है पुरस्कार। क्या होता है? पुरस्कार।
तो डैश पुरस्कार को यानी किस पुरस्कार को, ठीक है, W.H. ऑर्डन 1948 में डैश पुरस्कार को जीते हैं। तो किस पुरस्कार को जीते थे, तो आपको आंसर में याद रखना है कि वह पुलित्जर, कौन सा, पुलित्जर, आधा तो रहेगा, ठीक है, पुलित्जर प्राइज को जब 1948 में जीते थे। किस प्राइज को, पुलित्जर प्राइज को। और उनकी एक कलेक्शन था, कलेक्शन का नाम, कलेक्शन मतलब होता है रचना, क्या होता है, रचना। उनकी एक रचना था द एज ऑफ एंजाइटीज। तो द एज ऑफ एंजाइटीज के लिए जो है वह W.H. ऑर्डन जो है पुलित्जर प्राइज 1948 में जीते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुलित्जर प्राइज। दूसरा क्वेश्चन है कि W.H. ऑर्डन ओन द पुलित्जर प्राइज, यानी इसका अर्थ हुआ कि W.H. ऑर्डन पुलित्जर प्राइज को ओन किए, जीते, फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स, यानी किस कविता की रचना के लिए, ठीक है। यानी इसका हिंदी हुआ कि W.H. ऑर्डन किस कविता की रचना के लिए, किस कविता की रचना के लिए पुलित्जर प्राइज जीते। तो आपको बताया द एज ऑफ एंजाइटी, द एज ऑफ एंजाइटी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एंड द नाइटिंगेल इज डम्ब, ठीक है, एंड द नाइटिंगेल इज डम्ब, यानी अब जो है और नाइटिंगेल यानी बुलबुल कह सकते हैं, और बुलबुल, डम्ब यानी गूंगी हो गई है, क्या हो गई है, गूंगी हो गई है, और डैश नहीं आएगी। तो देखो ये जो पार्ट है ना, वो नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, इस कविता से, इस पोएम से जो है लाइन लिया गया है, जिसको W.H. ऑर्डन लिखा है। किसने, W.H. ऑर्डन। वो कहते हैं कि जब लिव्स जो है यानी जो पत्ते हैं वह तेज़ी से गिर जाएंगे, तो जो बुलबुल है यानी जो गीत गाती है बुलबुल, जब गूंगी हो जाएगी और डैश नहीं आएगी, तो कौन नहीं आएगी, तो परी, कौन सा, परी। तो परी को इंग्लिश में हम लोग एंजल कहते हैं, क्या कहते हैं, एंजल। तो एंजल नहीं आएगी, तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा कि एंड द नाइटिंगेल इज डम्ब एंड डैश द विल नॉट कम, तब कहिएगा एंजल विल नॉट कम। चौथा नंबर क्वेश्चन है एंड द नाइटिंगेल इज डम इज फ्रॉम, यानी एंड द नाइटिंगेल इज डम इज फ्रॉम कहाँ से लिया गया है, तो आपको बताएं नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। इसका पोएट कौन है, इसका पोएट जो है वह W.H. ऑर्डन, कौन है, W.H. ऑर्डन है। तीसरा चैप्टर है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन डेथ, ठीक है, यानी ह्यूमन लाइफ जो है वह डेथ से जो है वह बेटर नहीं है, ठीक है। यानी यहाँ पर डेथ को जो है वह बेटर बताया जा रहा है, किसको बेटर, डेथ को जब अच्छा बताया जा रहा है एक ह्यूमन लाइफ के अपेक्षा, ठीक है। तो ये आपका इंग्लिश का 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। टोटल हम लोग पार्ट 8 आज हम लोग कंप्लीट कर चुके। कल जो है वह इसका टेस्ट होगा, इसको आप सभी लोग तैयारी कर लीजिएगा। कौन कौन पार्ट का, तो पार्ट 5, 6, 7, 8, इससे जो है 100 क्वेश्चन जो है वो मिलाकर आपका टेस्ट होगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में।